हमारी वसीयत और विरासत। यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है और इसमें आगे लिखते हैं कि सर्वविदित है कि मुनि एवं ऋषि ये दो श्रेणियां आध्यात्म क्षेत्र की प्रतिभाओं में गिनी जाती हैं। ऋषि वह जो तपश्चर्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान कर उन निष्कर्षों से जन समुदाय को लाभ पहुंचाए, तथा मुनिगण वे कहलाते हैं जो चिंतन मनन स्वाध्याय द्वारा जनमानस के परिष्कार की अहम भूमिका निभाते हैं। एक पवित्रता का प्रतीक है तो दूसरा प्रखरता का। दोनों को ही तप साधना में निरत ही सूक्ष्मतम बनना पड़ता है ताकि अपना स्वरूप और विराट व्यापक बनाकर स्वयं को आत्मबल संपन्न कर वे युग चिंतन के प्रवाह को मरोड़ बदल सके। मुनि जहाँ प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं, वहाँ ऋषियों के लिए यह अनिवार्य नहीं। वे अपने सूक्ष्म रूप से भी वातावरण को आंदोलित करके सुसंस्कारित बनाए रख सकते हैं। लोक व्यवहार में मनीषी शब्द का प्राय अर्थ उस महाप्राज्ञ से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो, जो मन से ही नहीं संचालित होता अपितु अपने विचारों द्वारा मन को चलाता है। उसे मनीषी एवं ऐसे प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। शास्त्रकार का कथन है कि मनीषा अस्ति येषा ते मनीषा ने, लेकिन साथ ही यह भी कहा है मनीषु नस्तु भवन्ति पाणिनि न भवन्ति, अर्थात मनीषी तो कई होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होना अलग बात है। एवं पवित्र शुद्ध अंतःकरण रखते हुए सही है। आज संपादक, बुद्धिजीवी, लेखक, अन्वेषक, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तो अनेकानेक है, देश देशांतरों में फैले पड़े हैं, लेकिन ये मनीषी नहीं हैं, क्योंकि तप शक्ति द्वारा अंतःशोधन द्वारा उन्होंने पवित्रता नहीं अर्जित की। साहित्य की आज कहीं कमी नहीं है। जितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जितना साहित्य नित्य विश्व भर में छपता है, उस पहाड़ के समान सामग्री को देखते हुए लगता है वास्तव में मनीषी बड़े हैं, पढ़ने वाले भी बड़े हैं, लेकिन इस सब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्यों एक लेखक की कलम कुछ सा भड़काने में ही निरत रहती है एवं उस साहित्य को पढ़कर तुष्टि पाने वालों की संख्या बढ़ती है? इसके कारण ढूंढे जाएं तो वही आना होगा जहां कहा गया था पाणिनि न भवन्ति। यदि इतनी मात्रा में उच्च स्तरीय चिंतन को उत्कृष्ट बनाने वाला साहित्य रचा गया होता एवं उसकी भूख बढ़ाने का मादा जन समुदाय के मन में पैदा किया गया होता, तो क्या वे विकृतियां नजर आती जो आज समाज में विद्यमान है? दैनंदिनी जीवन की समस्याओं का समाधान यदि संभव है तो वह युग मनीषा के हाथों में ही होगा। जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि नवयुग आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही क्रांति होगी, तो वह लहू और लोहे में नहीं, विचारों की विचारों से काट द्वारा होगी। समाज का नवनिर्माण होगा तो वह सद्विचारों की प्रतिष्ठापना द्वारा ही संभव होगा। अभी तक मलिनता समाज में प्रविष्ट हुई है, वह बुद्धिमानों के माध्यम से हुई है। द्वेष, कलह, नस्लवाद, व्यापक नरसंहार जैसे कार्यों में बुद्धिमानों ने ही अग्रणी भूमिका निभाई है। यदि वे सन्मार्गगामी होते, उनकी अंतःकरण पवित्र होते, तब ऊर्जा का संबल उन्हें मिला होता तो उन्होंने विद्यात्मक विचार प्रवाह को जन्म दिया होता, सत साहित्य रचा होता, ऐसे आंदोलन चलाए होते। हिटलर ने जब नीत्शे के सुपरमैन रूपी अधिनायक को अपने में साकार करने की इच्छा की तो सर्वप्रथम सारे राष्ट्र के विचार प्रवाह को उस दिशा में मोड़ा। अध्यापक वैज्ञानिक वर्ग नाजीवाद का कट्टर समर्थक बना तो उसकी उस निषेधात्मक विचार साधना द्वारा जो उसने मैन कैफ के रूप में आरोपित की, बाद में सारे राष्ट्र के पाठ्यक्रम एवं अखबारों की धारा का रुख उसने उस दिशा में मोड़ दिया जैसा कि वह चाहता था।
जर्मन राष्ट्र नस्लवाद के अहम में सर्वश्रेष्ठ जाति का प्रतीक होने के गर्वोन्माद में उन्मत्त हो व्यापक नरसंहार कर व्यापक ध्वस्त हो गया। यह भी मनीषा के एक मोड़ की परिणति है। ऐसे मोड़ की जो सही दिशा में होता तो ऐसे समर्थ संपन्न राष्ट्र को कहां से कहां ले जाता। कार्ल मार्क्स ने सारे अभावों में जीवन जीते हुए अर्थशास्त्र रूपी ऐसे दर्शन को जन्म दिया जिसने समाज में क्रांति ला दी। पूंजीवादी किले ढहते चले गए एवं साम्राज्यवाद 2/3 धरती से समाप्त हो गया। दास कैपिटल रूपी इस रचना ने एक नवयुग का शुभारंभ किया जिसमें श्रमिकों को अपने अधिकार मिले एवं पूंजी के समान वितरण का यह अध्याय खुला जिसमें करोड़ों व्यक्ति को सुख चैन की स्वावलंबन प्रधान जिंदगी जी सकने की स्वतंत्रता मिली। रूसों ने जिस प्रजातंत्र की नींव डाली थी उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के पक्षधर शोषकों की रीति नीति ही उसकी प्रेरणा स्रोत होगी। मताधिकार की स्वतंत्रता बहुमत के आधार पर प्रतिनिधित्व का दर्शन विकसित न हुआ होता यदि रूसी की विचारधारा ने व्यापक प्रभाव जन समुदाय पर न डाला होता। जिसकी लाठी उसी की भैंस की नीति ही सब जगह चलती, कोई विरोध तक न कर पाता। जागीरदारों एवं उत्तराधिकार के आधार पर राजा बनने अनगढ़ों का ही सर्ववर्चस्व होता। इसे एक प्रकार की मनीषा प्रेरित क्रांति कहना चाहिए कि देखते देखते उपनिवेश समाप्त हो गए, शोषक वर्ग का सफाया हो गया। इसी संदर्भ में हम कितनी ही बार लिंकन एवं लूथर किंग के साथ साथ उस महिला हैरियट स्टोक का उल्लेख करते रहे हैं जिनकी कलम ने कालों को गुलामी के चंगुल से मुक्त कराया। प्रत्यक्ष यह युग मनीषा की भूमिका है। बुद्ध की विवेक एवं नीतिमत्ता पर आधारित विचार कांति एवं गांधी पटेल नेहरू द्वारा पैदा की गई सामंत आंदोलन की आंधी उस परोक्ष मनीषा की प्रतीक है जिसने अपने समय में ऐसा प्रचंड प्रभाव उत्पन्न किया कि युग बदलता चला गया। उन्होंने कोई विचारोत्तेजक साहित्य रचा हो यह भी नहीं। फिर यह कि सब कैसे संभव हुआ? यह तभी हो पाया जब उन्होंने मुनि स्तर की भूमिका निभाई, स्वयं को तपाया, विचारों में शक्ति पैदा की एवं उससे वातावरण को प्रभावित किया। परिस्थितियां आज भी विषम हैं, वैभव और विनाश के झूले में झूल रही हैं। मानव जाति को उबारने के लिए आस्थाओं के मर्म स्थल तक पहुंचना होगा और मानवीय गरिमा को उभारने दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाने वाला प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। साधन इस कार्य में कोई योगदान दे सके, यह सोचना भ्रांतिपूर्ण है। दुर्बल आस्था अंतराल को तत्व दर्शन साधना प्रयोग की उर्वरक की आवश्यकता है। अध्यात्म वेदता इस मरुस्थल की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते वह समय समय पर संव्याप्त भ्रांतियों से मानवता को उबारते हैं। अध्यात्म ही व्यक्ति के अंतराल में विकृतियों के माहौल से लड़ सकने निरस्त कर पाने वाले सक्षम तत्वों की प्रतिष्ठापना करता है। हमने व्यक्तित्व में पवित्रता व प्रखरता का समावेश करने के लिए मनीषा को ही अपना माध्यम बनाया एवं उज्जवल भविष्य का सपना देखा। हमने अपने भावी जीवन क्रम के लिए जो महत्वपूर्ण निर्धारण किए उसमें सर्वोपरि है लोक चिंतन को सही दिशा देने हेतु एक ऐसा विचार प्रवाह खड़ा करना जो किसी भी स्थिति में अवांछनीय को टिकने ही न दे। आज जन समुदाय के मन मस्तिष्क में जो दुर्गति घुस पड़ी है उसी की परिणति उस परिस्थिति के रूप में नजर आती है जिन्हें जटिल भयावह समझा जा रहा है। ऐसे वातावरण को बदलने के लिए व्यास की तरह, बुद्ध, गांधी, कार्ल मार्क्स की तरह, मार्टिन लूथर किंग, अरविंद महर्षि रमन की तरह भूमिका निभाने वाले मुनि व ऋषि की युग की आवश्यकता है जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयासों द्वारा विचार क्रांति का प्रयोजन पूरा कर सकें। यह पुरुषार्थ अंतर क्षेत्र की प्रचंड तप साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष रूप युग मनीषा का हो सकता है जो अपनी शक्ति द्वारा उत्कृष्ट स्तर का साहित्य रच सके जिसे युगांतरकारी कहा जा सकता है। अखंड ज्योति के माध्यम से जो संकल्प हमने आज से 47 वर्ष पूर्व लिया था उसे अनवरत निभाते रहने का हमारा नैतिक दायित्व है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।
एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।